देखो, तो ये चैप्टर 9 का आपका नोट्स हम समझा दे रहे हैं, बाकी कहानी किताब पढ़ोगे खुद समझ में आ जाएगा। तो देखिए, क्या बोल रहा है, इसका चैप्टर का नाम क्या है, डेमोक्रेटिक राइट। मतलब डेमोक्रेसी में हम लोग रहते हैं। डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, जब हम लोग अपना इलेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, सांसद विधायक ये सब को चुनाव करते हैं, तो उसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं, जहाँ पे हर एक फिक्स टर्म के बाद इलेक्शन होगा, अपना शासक को आदमी चुनेगा, ठीक है। तो कुछ राइट दिया गया है डेमोक्रेसी में, ठीक है। उसी के बारे में इस चैप्टर में लगता है कि चर्चा करेगा। लाइफ विथाउट राइट। लेट अस टेक 3 एग्जांपल विच हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन्स टू लिव इन द एब्सेंस ऑफ राइट। राइट का मतलब होता है कि अधिकार कुछ दिया गया है डेमोक्रेसी में, वहां के रहने वाले पीपुल्स को। अगर वो अधिकार नहीं मिलता तो लाइफ कैसे होता, ये हम लोग चिंता करेंगे, ठीक है। The American government secretly pick up about 600 people from all over the world and put them into the prison, मतलब जेल होते हैं, इन द Guantanamo Bay. The government said that they were enemy of US and linked to the attack on New York on 11 सितंबर 2001। पहला देखिए घटना क्या है, मतलब अमेरिका एजेंसी थी, वो 600 पीपुल को पूरे वर्ल्ड से उठा के, और ये शहर का नाम है, क्या है, गोंटैनमो, गैंटानमो वे में जेल में लाके डाल दिया। वो घटना कब का है, 11 सितंबर 2001 को। उनको डर था कि ये लोग अमेरिका में हमला करने के चक्कर में हैं, ठीक है। सेकेंड, सिटीजन राइट इन सऊदी अरब, ठीक है। सिटीजन राइट इन सऊदी अरब। सऊदी अरब में लोगों को क्या क्या अधिकार दिया गया है। द कंट्री इज रूल्ड बाय हेरिडेटरी किंग, मतलब वहां पर चुनाव नहीं होता है सऊदी अरब में, जो राजा होता है वही शासक होता है। एंड द पीपुल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग एंड चेंजिंग दियर रूलर, मतलब जो वहाँ के व्यक्ति वहां पे रहते हैं पीपुल, उनको कोई अधिकार नहीं है, वोटिंग होता ही नहीं है, इलेक्शन होता ही नहीं है, आप वहाँ के राजा को चेंज चेंज नहीं कर देते। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है, HEREDITARE। हेरिडेटरी का मतलब होता है कि बाप मरेगा फिर उसका बेटा होगा, बेटा मरेगा फिर उसका बेटा, इस तरह चलते रहेगा, बेटी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। हेरिडेटरी का मतलब होता है कि उसी का आदमी राजा बनते जाएगा, ठीक है। द किंग सेलेक्ट द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। किंग्स अपने अनुसार लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों का काम देखता है, ठीक है। लेजिस्लेचर मतलब होता है कानून बनाने वाला, और एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कानून को फॉलो करवाने वाला। जैसे इंडिया में लेजिस्लेचर क्या है, लोकसभा है, और क्या है, राज्यसभा। और एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव जो हम लोग मंत्री मिनिस्टर वगैरह बनता है वो हो गया एग्जीक्यूटिव में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और क्या क्या हो गया, जितना भी मतलब ऑफिसर्स वगैरह होते हैं भारत में, IAS वाईएएस, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब एग्जीक्यूटिव में होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा मिलके कानून को बनाता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद, और एग्जीक्यूटिव उसको फॉलो करवाता है, इम्प्लीमेंट करवाता है। तो सऊदी अरब में तो चुनाव नहीं होता है, तो वहां तो राजा ही दोनों चीज, कानून बनाएगा भी, कानून फॉलो भी करवाएगा। सिटीजन कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। सऊदी अरब में आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते हैं। भारत में देखते हो ना, रोज रोज पॉलिटिकल पार्टी बनता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बना सकते। देर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वहां पे किसी भी रिलीजन को फ्रीडम नहीं दिया गया है। वहां पे कोई भी त्योहार, आप दिवाली में पटाखा नहीं जला सकते आकाश में, रंग होली में नहीं खेल सकते हैं, समझ गए ना। सऊदी अरब में वहां घर में बंद होके खेलना है। वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मेनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शन, मतलब वहां सऊदी अरब में जाओगे तो वुमेन है उसको बाहर निकलना है तो एक मुस्लिम का ड्रेस आता है वो पहन के निकलना है वो। अब सऊदी अरब में आप मुस्लिम नहीं भी हैं तो बाहर निकलिए तो उस तरह के रेस्ट्रिक्शन के साथ निकलिए। तो ये सब अधिकार वहां पे छीना गया है पीपुल के द्वारा। अगर हम लोग इंडिया से कंपेयर करेंगे तो इंडिया में तो इसमें से सब चीज मतलब है। इंडिया में ऐसा थोड़े है कि वुमेन को बाहर निकलने में कोई दिक्कत है, कोई ड्रेस कोड है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंडिया में है, यहाँ पे कोई भी होली दशहरा ईद कुछ भी मना सकता है, समझ गए। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी भी आप बना सकते हैं,
यहाँ पे किंग तो होता ही नहीं है, इस कारण लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना वर्क करता है। और हेरेडिटरी किंग तो यहाँ होता ही नहीं है, यहाँ पे इलेक्शन होता है। समझ गए ना? तो जहाँ पे राइट नहीं है अवेलेबल, वहां पे ये सब घटना होता है सऊदी अरब टाइप का। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ एथनिक मैजाकर इन कोसोवो। मैजाकर मतलब होता है कि आदमी को मार देना बहुत सारा मात्रा में एक ही दिन में। ठीक है। यूगोस्लाविया वाज a small province before it split. The population was overwhelming ethnic Albanian, but Serbs were majority in the country. दो तरह का वहां पे, यूगोस्लाविया एक प्रकार का देश है, उसमें दो तरह के लोग वहां पे रहते थे। जैसे भारत में हिंदू मुस्लिम होता है, उसी तरह पे अल्बेनियन एंड सर्ब्स। ठीक है। लेकिन सर्ब्स का जनसंख्या कितना था? ज्यादा था। मान लो कि ये 100 करोड़ है तो ये 10 करोड़ है, इस तरह का अल्बेनियन। A narrow-minded sub-nationalist Milosevic had Milosevic had won the election and his government were very hostile to Albanians. Hostile मतलब क्या होता है कि अगर इलेक्शन होगा भी तो क्या होगा? जैसे इलेक्शन होगा भी तो जिसका जनसंख्या ज्यादा रहेगा उसी का ना आदमी जीत के आएगा, सरकार बनाएगा। तो वो अल्बेनियन सबको परेशान करने लगा। ठीक है। ए नैरो माइंडेड जीत के आया, वो परेशान कर। ही वांटेड टू सर्व्स टू डोमिनेट द कंट्री। वो चाहता था कि सभी चीजों पे सिर्फ सर्व प्रजाति का ही अधिकार रहे। ठीक है। पूरे देश में पुलिस फोर्स में, आईएएस, जैसे इंडिया का अगर एग्जांपल लेंगे तो हर एक जगह वही जाति का आदमी रहे। मेनी सर्ब्स लीडर्स थॉट द एथनिक माइनॉरिटी लाइक अल्बेनियन शुड आइदर लीव द कंट्री और एक्सेप्ट द डोमिनियंस ऑफ द सर्ब्स। या तो वो अपना धर्म परिवर्तन करके सर्ब बन जाएं, या फिर कंट्री को छोड़ के बाहर चले जाएं जो अल्बेनियन प्रजाति के हैं। ठीक है। तो ये एक घटना हो गया। समझ गए ना? ये एक घटना हो गया। लेकिन डेमोक्रेसी जहां पे लागू होगा ना, वहां इस तरह की घटना नहीं होगा। सिर्फ इलेक्शन होने से आप डेमोक्रेटिक नहीं हो जाते हैं। डेमोक्रेसी में कुछ राइट दिया गया है। समझ गए? तो ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आया होगा। राइट इन डेमोक्रेसी, ऑल ऑफ अस want to live happy without fear and without being subjected to bad treatment। मतलब हम लोग बिना डरे आराम से रह सकते हैं। हमारे साथ भेदभाव भी नहीं किया जाता है, बैड ट्रीटमेंट तो किया ही नहीं जाता है। ठीक है। 1 मिनट भाई, इसका पेन वर्क नहीं कर रहा है। चलो देखो, हम लोग अपने कंट्री में बिना डरे ये सब रह सकते हैं। फॉर दिस वी एक्सेप्ट अदर टू बिहेव इन सच ए वे दैट डज नॉट हार्म और हर्ट अस। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि हम भी किसी को नहीं परेशान कर रहे हैं तो वो भी हमको कोई डिस्टर्ब परेशान ना करे इक्वली। एंड आवर एक्शन शुड नॉट ऑल्सो हार्म अदर। मतलब हम भी किसी को परेशान नहीं करें और वो भी हमको परेशान नहीं करे, कोई भी आदमी भारत में रहने वाला जहाँ पे डेमोक्रेसी लागू है वहाँ। A right is possible when you make claim that is equally possible for other. A right comes with the obligation to respect other right. मतलब देखिए, राइट में क्या दिया? ए राइट इज पॉसिबल व्हेन यू मेक ए क्लेम। जैसे कि भारत में आपको राइट दिया गया है, पढ़ने का राइट, लड़की को पढ़ने का राइट। समझ गए? मतलब गर्ल्स को। लेकिन तालिबान है, तालिबान, अफगानिस्तान का नाम हो गया है तालिबान। वहां पे गर्ल्स को अलाउ नहीं है स्कूल जाना। ठीक है। तो वहां पे डेमोक्रेटिक राइट नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपको पढ़ने जाने से रोका गया है तो आप इसको उठा सकते हैं, पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। ए राइट कम्स विद द ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट अदर राइट। आपको राइट दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के राइट का उल्लंघन करें। ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई आदमी है, उसको
कैसे पुलिस में क्या देता है, लाइसेंस देता है, बंदूक का लाइसेंस मिलता है, ठीक है। अगर आपको अपना जान पर खतरा है, तो सही में आपको खतरा है तो सरकार इशू करता है आपको लाइसेंस, आप बंदूक ले लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंदूक ले लिए तो आप किसी को भी मारते चलिएगा, दूसरे के राइट का आप उल्लंघन करते रहिएगा, ठीक है। वही चीज है कि राइट में क्या है, सम ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब कुछ नियम और शर्त है। What is the recognized by society are rightful becomes the basis of right. This is way of notion of right change from time to time and society to society. जो राइट है, जो अधिकार हम लोग को मिला हुआ है भारत में, जैसे कि हम लोग कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, भारत में कहीं भी घर बना सकते हैं, तो ये सब राइट सोसाइटी के द्वारा धीरे धीरे डेवलप हुआ है, ठीक है। और टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहता है, और सोसाइटी टू सोसाइटी भी चेंज होते रहता है। एनी क्लेम कैन बी कॉल्ड राइट इफ इट हैज थ्री क्वालिटी। ये तीन गो अगर फुलफिल होगा तो उसको हम राइट बोलेंगे। जैसे कि क्लेम शुड बी रेजोनेबल, उसका क्लेम अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपका कोई चीज उल्लंघन कर रहा है कोई आदमी, तो आपको क्लेम मिलना चाहिए। देखिए, जैसे कि भारत में जाओगे तो जैसे कि अब कैसे, मतलब कि जे नीट का एग्जाम दिया कोई, मान लो नीट का एग्जाम दिया, ठीक है, नीट का एग्जाम दिया। दो गो बच्चा दिया नीट का एग्जाम, दोनों पास हो गया, ठीक है। दोनों एडमिशन लेने गया, लेकिन एक को एडमिशन मिला, एक को एडमिशन नहीं मिला, ठीक है। एडमिशन नहीं मिला तो उसने कंप्लेन किया दूसरा बच्चा कि हमको एडमिशन क्यों नहीं मिला। एक मिनट रुक जाओ, इस फंस रहा है इसका पेन आज, पता नहीं क्यों। देखिए, तो दूसरा बच्चा जिसको एडमिशन नहीं मिला, तो दूसरा बच्चा जिसको एडमिशन नहीं मिला वो जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दायर कर दिया केस कि एडमिशन नहीं मिला, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि क्यों नहीं मिला है, ठीक है। तो आपको क्या होना चाहिए कि भारत में आपको पढ़ने का तो अधिकार है, एमबीबीएस आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ एलिजिबिलिटी नीट का एग्जाम पास करना नहीं होता है। उसके लिए आपको 17 साल से उम्र से ज्यादा होना चाहिए, आपको ट्वेल्थ का एग्जाम पास होना चाहिए 60% मार्क्स से। तो ये दोनों में से कोई एक वो फुलफिल नहीं कर रहा था, इस कारण उसको एडमिशन एमबीबीएस में मिल भी नहीं गया नीट का एग्जाम निकालने के बाद भी। तो यही राइट होता है। राइट में क्या है कि अगर आपका उल्लंघन हुआ तो उसका रेजोनेबल होना चाहिए, मतलब राइट, मतलब फंडामेंटल राइट इंडिया में मिला हुआ है, समझ गए, मतलब राइट टू एजुकेशन का। लेकिन राइट टू एजुकेशन में थोड़ा सा रेजोनेबल रेस्ट्रिक्शन भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप योग्यता को पूरा ही नहीं करते हैं और आपको वहां पे एडमिशन दे दिया जाएगा, आपको आईआईटी में एडमिशन दे देगा बिना एग्जाम निकाले हुए। नहीं, आपको एजुकेशन का अधिकार है, लेकिन प्रोसेस से जाइए। दैट क्लेम शुड बी रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी, और जो क्लेम आप करिएगा उसको सोसाइटी के द्वारा स्वीकृत किया गया है। द क्लेम शुड बी सेंशन बाय लॉ, सेंशन बाय लॉ भी होना चाहिए। मतलब अगर कोई आदमी मान लो कि तुम, जैसे पहले जमाने में 1947 के पहले क्या था, 1947 के पहले जैसे आपको यहाँ कुआं है तो यहाँ पे कोई भी आदमी जाके पानी नहीं ले सकता था, जिसका है वही ले सकता था। लेकिन आज के डेट में क्या है, कोई भी आदमी ले सकता है वहां से जाके पानी, पब्लिक प्लेस पे अगर वो कुआं है तो कोई भी आदमी ले सकता है वहां से पानी। अगर नहीं, कंप्लेन अगर वो करता है तो वो सेंशन बाय लॉ हो जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक्शन हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा गिरफ्तारी। तो कोई भी राइट तभी है, मतलब कोई भी राइट, जैसे भारत में फंडामेंटल राइट दिया गया है 6 से 14 साल तक के बच्चा को फ्री एजुकेशन, समझ गए। हेल्थ का मतलब हम लोग प्राइवेट में पढ़ाते हुए अलग चीज है, लेकिन हेल्थ फ्री एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू ट्रेवल, इंडिया के किसी भी कोना में घूमने का अधिकार, कहीं भी घर लेने का अधिकार, कहीं भी बिजनेस करने का अधिकार, ये सब हम लोग का फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। अगर कोई मना करता है तो उस पे सेंक्शन लगेगा लॉ के द्वारा, समझ गए। तो ये तीन चीज अगर फॉलो होगा तब वो क्या कहलाएगा, राइट कहलाएगा। वाई डू वी नीड राइट इन डेमोक्रेसी,
हम लोग को राइट, अधिकार का जरूरत डेमोक्रेसी में क्यों पड़ा? इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन है राइट टू वोट, है ना, राइट टू वोट। आप वोट देने से, जो 18 साल से ऊपर है किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट गवर्नमेंट मिला हुआ है हम लोग को। राइट परफॉर्म ए वेरी स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी। राइट प्रोटेक्ट माइनॉरिटी फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द मेजोरिटी। राइट्स आर गारंटेड विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। मतलब देखिए, राइट सबके लिए गारंटेड किया गया है। जैसे कि देखिए, अब भारत में है, मतलब कोई भी धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी धर्म, एनी रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हैं, उसका सेमिनार में भाग लग सकते हैं, उसका प्रवचन सुन सकते, कोई भी धर्म का, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये जो यूगोस्लाविया वाला कंट्री है, उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसमें क्या था कि अगर सर्ब वाला है तो सिर्फ सर्ब का ही चलेगा, कोई भी दूसरे धर्म का नहीं होगा फिर वहां। लेकिन भारत में माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन के लिए राइट बना हुआ है। ऐसा नहीं कि मतलब राइट यहाँ पे दे दिया गया तो सिर्फ हिंदू का ही रह सकता है, मुस्लिम का ही रह सकता है, बौद्ध का नहीं रहेगा, सबका रहेगा। अगर एक अलग भी धर्म अगर आज बन जाए, उसका एक फॉलोअर रहेगा तो उसका अपना रहेगा, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। वो तुरंत, अगर उसका, अगर आप करिएगा विरोध तो सैंक्शन बाय लॉ कर देगा, तुरंत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एक्शन ले लेगा, समझ गए? तो एक्चुअल में राइट मिलने से जो माइनॉरिटी है वो सुरक्षित महसूस होता है, उसको तंग नहीं कर सकता है मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब क्या? जिसका जनसंख्या ज्यादा हो, वो तंग नहीं कर सकता है। राइट आर गारंटेड विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। राइट का, अपने अधिकारों का यूज हम लोग क्यों करते हैं? जब हमारे साथ गलत हो रहा होता है। जैसे हमको सरकारी अस्पताल में गए, हमको मतलब फ्री इलाज है, सुविधा वहां पे नहीं दिया जा रहा है, तो हम अपना राइट पे दावा ठोक सकते हैं। राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू ऑलरेडी नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। मतलब वही बता ही रहे थे हम लोग कि भारत में जो राइट है वो फंडामेंटल राइट दिया गया है, ठीक है। पहला क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इंपावर्स द सिटीजन टू मूव ए कोर्ट बाय लॉ इन केस ऑफ डिनायल ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। मतलब भारत में यदि आपका कोई फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं भी जाके आप केस कर सकते हैं। सीधा आप अपील दायर कर सकते हैं कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। दूसरा, राइट टू इक्वलिटी। भारत में सभी लोगों को समानता का अधिकार है, कोई भी आदमी को वीआईपी नहीं ट्रीट किया जाएगा, समझ गए? जैसे कि मान लो कि एसएससी या बैंक का कोई फॉर्म आया, ठीक है, नौकरी का, उसमें ऐसा नहीं है कि मंत्री का बेटा रहेगा तो उसको बिना एग्जाम देने नौकरी मिल जाएगा, और ये नहीं, सबको इक्वलिटी का अधिकार है, सबको। मतलब कैसे राइट टू वोट, तो ये इक्वलिटी ही है ना। कोई भी जात पात, कोई भी चीज जो 18 साल से ऊपर का है तो सबको वोट देने का अधिकार है, उसका एक वोट ही गिना जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इन द इंडिया इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इट मीन्स दैट लॉ अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ पर्सन स्टेटस। अगर कोई आदमी कानून तोड़ा है तो उस पे सभी पे बराबर एक्शन होगा, वो प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, सब पे बराबर एक्शन होगा, रिगार्डलेस ऑफ पर्सन स्टेटस। वो क्या है वो नहीं देखा जाएगा, वो इंडिया का अगर आदमी है तो उस पर कार्रवाई होगा। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। राइट टू इक्वलिटी का मेन मतलब क्या है? कि सरकार को ये सुनिश्चित करना है कि रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश आप किए हैं, विच इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। मतलब रूल ऑफ लॉ मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ मतलब आपके इलाका में चोरी नहीं हो, डकैती नहीं हो, मर्डर नहीं हो दिन दहाड़े, इसके लिए रूल ऑफ लॉ आप बना हुआ है। कोई भी आदमी अगर इसको करता है तो तुरंत पकड़िए उसको, सजा दिलवाइए। एग्जीक्यूटिव हम लोग इसीलिए ना बहाल करते हैं। तो ये सब रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना है। रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होने पे राइट टू इक्वलिटी है। कोई आदमी कंप्लेन लिखाने जाएगा थाना में तो ऐसा नहीं आप मना कर सकते हैं कि नहीं लिखेंगे, राइट टू इक्वलिटी के अंदर वो आ जाएगा, उसको लिखना ही पड़ेगा। विच इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी डेमोक्रेसी, इट मीन्स दैट नो पर्सन इज एबव द लॉ। भारत में कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी संविधान से ऊपर नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ है ही नहीं, समझ गए? रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। मतलब सबसे
महत्वपूर्ण लॉ कौन सा है भारत में? सबसे महत्वपूर्ण किताब कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है रूल, वो है क्या? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। इंडिया के धरती पे अगर आप प्रवेश करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ बात ही आपको फॉलो करना है। रामायण गीता कुरान में लिखा हुआ बात नहीं चलेगा यहाँ पे। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड एनी ऑर्डिनरी पर्सन। यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा अगर रूल को आप तोड़िएगा तो, कि आप पॉलिटिकल लीडर हैं, कि गवर्नमेंट में आईएएस ऑफिसर हैं, कि ऑर्डिनरी सिटीजन हैं। अगर आप विदाउट हेलमेट जा रहे हैं, विदाउट सीट बेल्ट पहन के जा रहे हैं, तो सबको चालान कटेगा, उतना ही का कटेगा। भले अब छोड़ देता है किसी किसी को, तो वो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, सही से वो नहीं हो रहा है फॉलो। देखिए इसमें और देखिए, द गवर्नमेंट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स इन द प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब देखिए, अब मान लो कि अब राशन कार्ड बन रहा है गांव में, तो आप रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, रेस मतलब होता है काला या गोरा के आधार पे, कास्ट जाति के आधार पे, स्त्रीलिंग महिला है कि पुरुष है उसके आधार पे, वो कहाँ जन्म लिया है इसके आधार पे आप मना नहीं कर सकते हैं उसको कि नहीं बनेगा। हाँ, आप उसमें नियम है कि भाई अब जिसका इनकम फैमिली का 2 लाख रुपया से ज्यादा है उसका नहीं बनेगा, तो उसका नहीं बनेगा। लेकिन जिसका 2 लाख से कम है उसको आप ये नहीं बोल सकते कि हिंदू का बनेगा, मुस्लिम का नहीं बनेगा, गोरा का बनेगा, काला का नहीं बनेगा, मूसर का नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। Indian government not discriminate any citizen on the ground of religion, race, caste, sex, place and place of birth। मतलब ऐसा कह के आप नहीं मना कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एडमिशन लेने गया हो, भारत के किसी भी आईआईटी में हम लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना। एक मिनट। तो ये सब समझ में आ गया। द एवरी सिटीजन शैल हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेस लाइक शॉप, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल। यदि आप कोई भी दुकान खोले हैं, रेस्टोरेंट खोले हैं, होटल खोले हैं, सिनेमा हॉल खोले हैं, तो वहां आप घुसने से मना नहीं कर सकते हैं किसी को। किसके आधार पे? जाति के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, मेल फीमेल के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। अगर सिनेमा हॉल खोले हैं तो आदमी जाएगा ही वहां पे, समझ गए ना। होटल खोले हैं तो वहां पे कोई भी आदमी जा सकता है, गरीब अमीर जिसके पास पैसा है वो जाएगा, आप उसको भगा नहीं सकते हैं वहां से। अगर भगाइएगा तो फिर सैंक्शन बाय लॉ हो जाएगा। देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन विथ रिगार्ड टू यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स। मतलब किसी को आप मना नहीं कर सकते हैं। पब्लिक प्लेस में कोई कुआं है उसमें यूज कर रहा है तो टैंक का पानी पीने से, बाथिंग घाट है, जैसे कैसे होता है, छठ घाट होता है, वहां पे आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे मना नहीं कर सकते हैं किसी को पूजा करने से, समझ गए। रोड पे चलने से नहीं मना कर सकते हैं, प्लेग्राउंड में खेलने से नहीं मना कर सकते। आपका प्राइवेट प्लेग्राउंड है तो मना कर सकते हैं, लेकिन सरकारी है तो नहीं मना कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, पब्लिक का भी तो कुछ कुछ घूमने का पार्क वगैरह होता है, वहां जाने से आप मना नहीं कर सकते हैं। ऑल सिटीजन हैव इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर। देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन विद रिगार्ड टू यूज ऑफ वेल्थ टैंक, ये सब तो हो गया। ऑल सिटीजन है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट। अगर नौकरी का वैकेंसी आता है तो आप किसी से जाति पाति नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू लेने बैठे हैं तो महिला गई तो उसको 10 नंबर दिया, पुरुष गया तो उसको 100 नंबर दे दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं, समझ गए। देखिए अब तीसरा राइट, मतलब ये राइट टू इक्वलिटी के अंदर ये 4 गो आ गया। राइट टू फ्रीडम,
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कोई भी आदमी मतलब गाली गलौज तो नहीं देना है, लेकिन कुछ भी बात अपना कहीं भी रख सकता है। असेंबली इन पीसफुल मैनर, कोई भी आदमी अपना मीटिंग बुला सकता है, सभा कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, लेकिन पीसफुल मैनर से, आर्म नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 50 को बच्चा को बुलाए हैं, सब गोली पिस्टल ले लेके आ रहा है कि एकदम मारना है आज एकदम वहां चल के, वैसा नहीं। पीसफुल मैनर में आप कहीं भी इकट्ठा होकर अपना मीटिंग कर सकते हैं। फ्रॉम एसोसिएशन एंड यूनियन, आपको अपना एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टी ये सब बनाने का अधिकार है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में घूमिए फ्री, कोई कुछ नहीं बोलेगा। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री में, पूरे भारत में कहीं भी रहिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, जूता पॉलिश करने वाला बनना है, सैलून खोलना है, जो करना है कीजिए। कुछ भी ट्रेड बिजनेस कीजिए, कोई मना नहीं करेगा। अगर मना करेगा तो उस पर एक्शन होगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एवरी सिटीजन हैज ए राइट नॉट टू exploited. The constitution has clear provision to prevent exploitation on the weaker section of society. The constitution mention three specific evil as mentioned below the declare from the illegal. एक्सप्लॉइटेशन मतलब जानते हो ना, चाइल्ड लेबर। मतलब देखिए, ट्रैफिक मीन्स सेलिंग और बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब क्या है कि पहले जमाना में क्या था कि आदमी आदमी औरत को खरीद के ले गए, वहां जाके बेच दिए। मोस्टली वुमेन के साथ होता था, वो अब नहीं कर सकते आप इंडिया में। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर, फोर्स लेबर नहीं कर सकते, बेगार बना के किसी को नहीं रख सकते। फोर्स लेबर और बेगार क्या होता है, मान लो कि अगर इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार 300 रुपया मजदूर को देना है, बंधा हुआ है, तो आप उसको 50 रुपया में काम नहीं करवा सकते हैं, नहीं तो फिर वो कानून के अंदर आ जाएगा, रूल ऑफ लॉ अप्लाई हो जाएगा। बेगार इज प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स टू रेंडर सर्विस ऑन द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज और नेशनल रेमोरेशन व्हेन ही प्रैक्टिस टेक ऑफ द लाइफ लॉन्ग बेसिस। मतलब वही है कि या तो फ्री में काम करो, उसके लिए जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हैं, या थोड़ा पैसा लेके काम करो। बॉन्डेड लेबर भी आप नहीं बना सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर मतलब नहीं, 14 साल से नीचे के बच्चा को आप अपने काम नहीं करवा सकते हैं, समझ गए। खास करके वहां पे तो एकदम काम नहीं कराना है जहां पे हजार्डस वर्क होता है, जहां पे बम बनता है, गोला बारूद बनता है, फैक्ट्री में, माइंस में, ये सब जगह पे तो एकदम काम नहीं करा सकते। फैमिली बिजनेस में थोड़ा बहुत उसका माता पिता अगर चाहेगा तो बच्चा काम कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तुम लोग को? बताओ जल्दी, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट। एक्सप्लॉइटेशन समझ में आ गया आप लोग को? तो अब देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब किसी भी धर्म को फॉलो करने का भारत में अधिकार है, समझ गए? समझे ना? भारत में क्या है, किसी भी धर्म को फॉलो करने का आपका क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। एवरी पर्सन शैल हैव ए राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट द रिलीजन सी बिलीव्स इन, मतलब जिसमें भी वो धर्म को फॉलो कर रहा है उसका प्रचार प्रसार प्रैक्टिस, जो पूजा का विधि होता है कोई भी धर्म का, मुस्लिम का, बौद्ध का, जो भी है वो सब कर सकता है। अगर उसको आप रोकिएगा फिर एक्शन हो जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, देखिए उसके बाद दिया हुआ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है ना। इसमें क्या बता रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज। मतलब कल्चर और एजुकेशन दोनों राइट दिया गया है, और खास करके माइनॉरिटी के लिए। अगर कोई मान लो कि जैसे भारत में मेजोरिटी क्या है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम चलता है, लेकिन कोई मुस्लिम उर्दू का स्कूल खोलना चाहता है तो उसको आप मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी के अंदर आता है, उसको उर्दू स्कूल खोलने का इजाजत मिलेगा।
समझे ना, कल्चरल और कल्चर मतलब क्या है कि जो कल्चर है, जैसे कोई कोई आदिवासी क्षेत्र है, ठीक है, आदिवासी क्षेत्र में क्या होता है कि उसका पहनावा और हवा अलग होता है, तो उसमें जाके आप इधर से शहर से आदमी नहीं बसा सकते। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन शैल हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, भारत में हर एक जगह का अपना अपना लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज को प्रमोट करना है। Admission to any educational institution mentioned by the government or receiving government cannot be denied to any student on the ground of religion or language। लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पे किसी भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप नहीं मना कर सकते हैं एडमिशन के लिए। ऑल माइनॉरिटी हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मतलब जो भी माइनॉरिटी कैटेगरी का है वो अपना उर्दू में खोलना चाहे, बंगाली में खोलना चाहे, अपना कॉलेज स्कूल जो भी खोलना चाहे खोल सकता है, उसको आप मना नहीं कर सकते हैं। समझ गए? तो इससे आपको क्या पता चला? हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मेक द अदर 5 फंडामेंटल राइट इफेक्टिव व्हेन एनी ऑफ आवर राइट आर वायलेटेड वी कैन सीक रेमेडी थ्रू कोर्ट। मतलब हमारा अगर कोई भी राइट, फंडामेंटल राइट कोई नहीं हमको होने देता है, नहीं उसको वायलेट करता है, तो हम तुरंत उसको कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे। दिस इज वाई डॉक्टर अम्बेडकर कॉल द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी द हार्ट ऑफ सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे सबसे पहला राइट क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का ही, कि अगर जो जो भी राइट नीचे दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो भी दिया गया है वो कोई वायलेट करेगा तो आप सीधा कोर्ट में पहुंच जाइए, वहां से आपको राइट का वैलिडिटी करवाया जाएगा। समझे ना? देयर कैन बी नो एक्शन दैट वायलेट द फंडामेंटल राइट। समझ गए ना? देयर कैन बी नो लॉ और एक्शन दैट वायलेट, मतलब कोई भी लॉ भी भारत सरकार मतलब ऐसा नहीं बना सकती जो आपका फंडामेंटल राइट को खत्म कर दे। ऐसा भारत मतलब लोकसभा राज्यसभा भी नहीं बना सकता ऐसा नियम जो फंडामेंटल राइट को ही खत्म कर दे। If they act as legislator, executive take away the limit of any fundamental right, it will be invalid। अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब कुछ भी लॉ बनाएगा, और एग्जीक्यूटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव मतलब आईएएस आईपीएस मंत्री, ये लोग अगर कुछ ऐसा रूल बनाते हैं जो फंडामेंटल राइट के साथ मैच नहीं खाता है, तो उसको इनवैलिड करार दिया गया जाएगा, उसको माना ही नहीं जाएगा लॉ, जो फंडामेंटल राइट पे ही मतलब खत्म करना चाहेगा। एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ राइट। The fundamental rights are the source of all rights। The constitutional and the law offer a wider range of rights over the years। The scope of right are expanded from time to time। The courts give judgment to expand the scope of right। मतलब टाइम पर टाइम हम लोग क्या है कि राइट धीरे धीरे बढ़ते ही गया है। जब 1947 में, 1952 में भारत का संविधान जब लागू हुआ तो उस समय उतना ज्यादा राइट 1950 में नहीं था, धीरे धीरे बढ़ा। जैसे कि देखिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाला 14 साल तक के बच्चा का, ये सब बाद में जोड़ा गया। समझ गए? सर्टेन राइट लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस क्या है? किसी भी आदमी को पत्रकारिता करने का अनुमति है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सब बाद में जोड़ा गया। पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड ए लॉ गिविंग टू राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन, आरटीआई। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई बोलते हैं। मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब करता है या वर्क करता है, आरटीआई करके आप उसका पूरा डाटा निकलवा सकते हैं। तो आज का क्लास हमको लगता है कि यहीं पे समाप्त होगा। एक दिन और इसका लेक्चर चलेगा और क्वेश्चन आंसर होगा, तब ये खत्म हो जाएगा। मतलब ये खत्म हो गया है लगभग में। समझ में आया कि नहीं राइट वाइट क्या होता है?